नेल्सन मंडेला ने कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। और इतिहास की समझ हमें इसी बदलाव की शायद बुनियाद देती है, खासकर तब जब हम उन आवाज़ों को सुनते हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। नमस्कार, आज हम 1928 के प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और विशेष रूप से इसमें आदिवासी समुदायों का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा लेकिन जिसे अक्सर भुला दिया गया है उस पर ध्यान देंगे। हमारा ये विश्लेषण scroll.in में छपे एक लेख पर आधारित है जो इस ऐतिहासिक घटना के कुछ कम सुने गए पहलुओं को सामने लाता है। ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों और इतिहास में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए अहम हो सकती है। कोशिश है कि राष्ट्रीय आंदोलनों को लेकर हमारी समझ थोड़ी और समावेशी बने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड याद कर लेते हैं ना। 1927 में बारडोली तालुका सूरत, ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व लैंड रेवेन्यू करीब 22% बढ़ा दिया। 22%। और इसका जबरदस्त विरोध हुआ। यहाँ तक कि एक जांच समिति बनी, उसने भी माना कि किसान ये बढ़ी हुई दर नहीं दे सकते। बिल्कुल। और फिर 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू हुआ। जी, और सिर्फ 6 महीने में सरकार को झुकना पड़ा। दर कम हुई, जब्त जमीनें वापस मिली। गांधी जी ने तो कहा था कि स्वराज इसी मार्ग पर है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मानी गई। सही कहा, लेकिन इतिहास की किताबों में ज्यादातर जिक्र पटेल जी का या दूसरे पाटीदार नेताओं का मिलता है। हाँ, यही बात है। अरुण वाघेला जैसे इतिहासकार जो गुजरात विश्वविद्यालय से हैं, उनका शोध बताता है कि सैकड़ों आदिवासी थे जो गांधीवादी नेताओं से प्रेरित होकर इस आंदोलन में शामिल हुए, मगर उन्हें इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। तो उस समय बारडोली का सामाजिक ताना बाना कैसा था? आदिवासी आबादी कितनी थी? देखिए, 1921 की जनगणना के आंकड़े देखें तो कुल आबादी करीब 87,000 थी और उसमें आधे से ज्यादा आदिवासी थे। आधे से ज्यादा? हाँ, गामे, चौधरा, डुबला या हलपति जैसी जनजातियां, जिन्हें उस समय काली पराज कहा जाता था। अच्छा। बाद में गांधी जी ने उन्हें रानी पराज यानी वन के निवासी जैसा नाम दिया। और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? जमीन वगैरह? ज्यादातर भूमिहीन खेतीहर मजदूर थे और वो हाली प्रथा में फंसे हुए थे, जो एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। बंधुआ मजदूरी? जी। महादेव देसाई ने अपनी राइटिंग्स में इसका जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि ये लोग जमींदारों के कर्जदार होते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग गुलामों जैसी जिंदगी जीते थे। स्वामी के कर्जदार, वस्तुतः उनके दास। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति थी। लेकिन आपने कहा वो संगठित भी थे, सत्याग्रह से पहले भी। हाँ, ये दिलचस्प है। बड़ौदा के जो महाराजा थे, सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, उनके प्रयासों से आदिवासियों में शिक्षा फैली थोड़ी। फिर काली पराज परिषद बनी और उन्होंने तो 1923 में ही तय कर लिया था कि आजादी की लड़ाई में गांधी और कांग्रेस का साथ देंगे। 1923 में ही? सत्याग्रह से 5 साल पहले? जी। और जीवन भाई चौधरी जैसे आदिवासी नेताओं ने स्वराज के लिए आश्रम भी खोले थे। अच्छा। अशोक भाई चौधरी, जिनके बारे में लेख में जिक्र है, वो बताते हैं कि उनके समुदाय के लोग सिर्फ बारडोली नहीं बल्कि दांडी मार्च में भी बड़ी संख्या में गए थे। और उनकी माँ दशरीबेन चौधरी की कहानी, वो भी काफी प्रेरित करने वाली लगती है। गांधी जी से मिलना, खादी अपनाना। हाँ, और फिर जेल में कस्तूरबा गांधी को पढ़ना लिखना सिखाना। हालांकि जैसा लेख में भी बताया गया है, इसके दस्तावेजी प्रमाण मिलना थोड़ा मुश्किल है। पर ये कहानियां बताती हैं कि जमीनी स्तर पर जुड़ाव कितना गहरा था। बिल्कुल। और नेताओं ने गांधी जी की छवि का भी कह सकते हैं इस्तेमाल किया। उन्हें गरीबों का, आदिवासियों का हितैषी दिखाया गया, उनकी लंगोटी पहनने वाली छवि। हाँ। अरुण वाघेला ये भी बताते हैं कि कैसे स्थानीय आदिवासी देवता थे सिलिया और सिमुलिया देव, उनके नाम पर भी कहानियां गढ़ी गई कि वो भी गांधी जी के काम का समर्थन कर रहे हैं ताकि लोगों को जोड़ा जा सके। तो ये एक तरह की रणनीति थी या लोगों का सच में ऐसा विश्वास था? शायद दोनों का मिश्रण था। गांधी जी की सादगी, उनकी बातें, उनका असर तो था ही, और नेताओं ने उस विश्वास को आंदोलन के लिए संगठित किया, स्थानीय मान्यताओं का सहारा लेकर। और उनके विरोध करने के तरीके भी बड़े अनोखे थे, जैसे वो नगाड़े बजाना। हाँ। जैसे ही कोई सरकारी अधिकारी गांव में आता, नगाड़े बजते थे चेतावनी के लिए, और लोग अपने घर बंद करके पास के जंगलों में चले जाते थे। कमाल है। और वो भजन मंडलियां गांव-गांव घूमकर गीतों के जरिए सत्याग्रह का संदेश फैलाती थीं। पूरा एक नेटवर्क था। लेकिन इस सब में उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी होगी। यकीनन।
वाघेला जी का शोध बताता है कि कम से कम 2 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की जेल में मृत्यु हुई थी बारडोली आंदोलन के दौरान। ओह, और शायद ये उस आंदोलन में दर्ज एकमात्र मौतें थीं। ये उनके बलिदान का एक अहम सबूत है। इतनी भागीदारी, इतना बलिदान, लेकिन फिर पहचान क्यों नहीं मिली? आपने वेची गांव का जिक्र किया। हाँ, वाघेला जी जब वहां गए तो उन्होंने पाया कि गांव के करीब 40 सेनानी थे, लेकिन सरकारी तौर पर मान्यता या पेंशन मुश्किल से 10-15 लोगों को ही मिल पाई। ये तो बहुत दुखद है। और जमीनों का क्या हुआ जो जब्त हुई थीं? वो भी एक मुद्दा है। जब जमीनें वापस मिली तो उसका फायदा ज्यादातर उच्च जातियों जैसे पाटीदारों को हुआ। कई आदिवासियों को उनकी जमीनें वापस मिली ही नहीं। और वो जो वादा था कि आज़ादी के बाद ये जो आंतरिक शोषण है जैसे हाली प्रथा, उससे लड़ा जाएगा। हाँ, गांधी जी ने 1927 में एक जांच समिति भी बनाई थी, जिसने हाली प्रथा को दासत्ता का अंतहीन सिलसिला कहा था। तो फिर क्या हुआ आज़ादी के बाद? श्रीन मेहता और यान ब्रैमन जैसे विद्वानों का मानना है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जमींदार वर्ग को नाराज करने के डर से इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। मतलब हाली प्रथा खत्म करने जैसे बुनियादी सुधार नहीं किए गए। उस तरह से नहीं जिस तरह से होने चाहिए थे। नतीजा ये हुआ कि आज़ादी के बाद भी हलपतियों की स्थिति बहुत खराब बनी रही। यान ब्रैमन ने तो 1960 के दशक में भी उन्हें कंगाली की हालत में पाया था। तो मतलब पुरानी बंधुआ मजदूरी की जगह बस शोषण का रूप बदल गया, जैसे रोजगार का आकस्मिकीकरण या दैनिक मजदूरी। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं असमानता और गहरी हो गई। इसीलिए अशोक भाई चौधरी के बुजुर्गों में ये भावना थी कि हमारे समुदाय के साथ विश्वासघात हुआ है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि आदिवासी बारडोली सत्याग्रह की एक अहम कड़ी थे। उन्होंने संगठित होकर संघर्ष किया, कुर्बानियां दी। बिल्कुल। लेकिन इतिहास लिखने में और आज़ादी के बाद जो लाभ मिले उसमें उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं मिला। एक तरह का ऐतिहासिक अन्याय कह सकते हैं। हाँ, और ये विश्लेषण हमें यही याद दिलाता है कि इतिहास की बड़ी घटनाओं को सिर्फ एक नजरिए से देखना कितना अधूरा हो सकता है। हाशिए पर जो समुदाय हैं उनके अनुभवों को शामिल करना बहुत जरूरी है, तभी पूरी तस्वीर सामने आती है। हमें उम्मीद है कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों और इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये बातचीत उपयोगी रही होगी। अगर आप इस तरह के और विश्लेषण चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें, और अपने विचार या कोई सवाल हो तो नीचे टिप्पणी में ज़रूर लिखें। और जाते जाते एक सवाल आप सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इतिहास के इन अनदेखे उपेक्षित अध्यायों को जब हम सामने लाते हैं तो इससे स्वतंत्रता संग्राम की हमारी कुल समझ और आज जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है उस पर क्या असर पड़ सकता है?